इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज अनुपम मिश्रा जी। स्वागत कर रहा हूं अनुपम मिश्रा जी का कई दिनों बाद। और अनुपम जी को मैं एक बहुत क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश का ही एक प्रश्न पूछता हूँ। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जयपुर डायलॉग्स घूमता आईना, और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लीजिएगा। ये आप बताएं साहब कि ये जो हमारा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, इसके सिलसिले में शिवपाल चच्चा ने कोई सुपारी उपाड़ी ली है क्या अखिलेश के लिए? देखिए, सुपारी वाली बात नहीं है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि अखिलेश यादव को पहली बार अखिलेश यादव से मेरा मतलब है समाजवादी पार्टी को पहली बार मुस्लिम वोटों के लिहाज से चुनौती मिल रही है। आपको साबित करके दिखाता हूं। पहली बात, आपने देखा होगा कि जिस ओवैसी को आप हल्के में देते थे, उसने किशनगंज में लगातार दूसरी बार कमाल कर दिया। उसने, आपने देखा, सीमांचल में लगातार दूसरी बार कमाल किया। जिस ओवैसी को आप हल्के में लेते थे, उसने महाराष्ट्र में कमाल करके दिखा दिया। जिस ओवैसी को आप अब तक हल्के में ले रहे थे, अब देखिए ओवैसी जो बात कह रहा है वो लोगों को समझ में आ रही है। वो कह रही, देखो कम ऑन, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि अखिलेश यादव के बस का नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। तो भैया, जब हारना ही है तो अपने भाई के साथ रहो। मैं नहीं कहता कि मैं भाजपा को हरा दूंगा, पर तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आजम खान जेल जाएंगे तो खड़ा रहूंगा, मस्जिद मदरसों में बुलडोजर चलेगा तो खड़ा रहूंगा। अखिलेश यादव के बस का नहीं है, वो सिवाय यादवों के किसी के साथ खड़े नहीं होते। तो पहली बात वो ये कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो, और ये बात वो बिहार से कह रहा है कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। यार ये बताओ कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कम से कम दुगनी है। उत्तर प्रदेश में तो 3 गुनी है यादवों की। उत्तर प्रदेश में तो यादवों से 3 गुनी है मुसलमानों की जनसंख्या। कहीं कुछ लोग 4 गुनी कहते हैं। तो कहता है चलो फिर भी तुमको मुख्यमंत्री बनना है तो बन जाओ, पर हमें डिप्टी सीएम ही डिक्लेयर कर दो यार। अब्दुल क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? चलो अब्दुल मान लिया दरी बिछाएगा, पर क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? अरे दरी बिछाए तो उसको उस दरी पे बैठने भी तो दो यार, कि दरी बिछा के किनारे खड़ा हो जाए। तो ये बात अब लोगों को समझ आ रही है। तीसरी बात जो मैंने आपके शो पे पहले भी बताई थी कि ओवैसी एक हस्ताक्षर और मेंबरशिप ड्राइव चला रहा था। मेंबरशिप ड्राइव भी ऐसी नहीं कि फोन किया, हेलो केजरीवाल, मैं केजरीवाल बोल रहा हूं, आप मेंबर बन गए, आपने फोन उठाया आप बन गए। नहीं, मिस्ड कॉल वाली नहीं, मिस्ड कॉल वाली मेंबरशिप नहीं। पता चला साहब, शहर में, पूरे शहर में सिर्फ एक जगह एक आदमी एक कुर्सी मेज डालकर बैठ गया। लोग वहां पे आते हैं, बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, रिक्शे से आते हैं, साइकिल से आते हैं, और आकर वहां पे 10 रुपया लेके मेंबरशिप देते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या 1.25 करोड़ पहुंच गई। आपने बताया था, पहले बताया था। हाँ, आप सोच के देखिए, यह भी कितनी घातक बात है। 4 करोड़ में 1.25 करोड़ वोटर वहां पे अपनी मेंबरशिप कर चुके हैं। अरे यार, वो तो 25%, 30% जाने दो, अगर 10% मुसलमान चला गया वैसी तो आपको बाजा बच जाएगा। चौथी बात, आप, लेकिन उसके बाद आप देखिए, आपकी सबसे कमजोर जगह क्या है? समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर पॉइंट क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव नहीं है। तो वहां पे आपको जाटों का सहारा होता है। आपने जयंत चौधरी का सहारा लिया, राष्ट्रीय लोकदल का सहारा लिया, और आज उसी को चवन्नी चवन्नी कह के मजाक उड़ा रहे हो। वहां पे जाट इतना भड़का हुआ है तुम्हारे चवन्नी वाले बयान से कि तुमने 2013 वाला 14 वाला जो दंगा था वाले हालत पैदा कर दिए, एंटी सपा। तो क्या कहना जाए कि अखिलेश यादव ने भी सुपारी ले रखी? नहीं। वो एग्जैक्टली चवन्नी वाला बयान क्या है? चवन्नी वाला बयान ये है कि एक जमाने में जयंत चौधरी ने कहा था चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जब उनसे लोगों ने कहा था भाजपा में जाएंगे क्या, एनडीए में जाएंगे,
तो क्या चवन्नी हूं क्या पलट जाऊंगा? और बाद में वो चले गए तो उस पर इन्होंने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि हमने तो चवन्नी को रुपया बना दिया, तो उसके बाद भी चवन्नी चली गई। अब ये बात लोगों को बुरी लग रही है, अब बुरी लग रही है, वहां पे उनका पुतला जलाया जा रहा है। तो आप ये एकदम आप समझिए ना, स्ट्रैटेजी नहीं है, कारण समझिए। जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है बोल रहे हैं। आप ब्राह्मण सभा कर रहे हैं और आपके जो दाहिने हाथ बाहिने हाथ तो ब्राह्मणों का वेश्याओं से तुलना कर रहे हैं। आप राणा प्रताप का जन्मदिन मना रहे हैं और राणा सांगा को गाली दे रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं। आप सोचे जरा से ना, आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो जो शिवपाल जो कर रहे हैं वो बेसिकली, चूंकि पहली बार मुस्लिम वोटों के हवाले से समाजवादी पार्टी को एक चुनौती मिल रही है, तो इसलिए वो आउट ऑफ द वे जाकर किसी भी तरह मुस्लिम वोट को खुश करने की, जैसे एक बार मुलायम सिंह जब शुरुआत में उन्होंने मुल्ला मुलायम का रूप लिया था, तो इस तरह की बातें करते थे कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है क्योंकि वो डरी हुई कौम है। तो ये लौट के फिर बात वहीं तक आ गई। हाँ, लेकिन इससे जो है वो रिवर्स कंसोलिडेशन का खतरा भी तो बढ़ गया। आजम खान का नाम लेना मतलब आप तो एक तरह से सांड को लाल कपड़ा दिखाने की तरह है। अरे भाई, वो अतीक अहमद का नाम ले रहे हैं, आप आजम खान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अतीक अहमद के खून का बदला लिया जाएगा। वो कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा अतीक तेरा नाम रहेगा। वो कह रहे हैं अतीक तेरे खून का हिसाब होगा। आप आजम खान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का हिसाब होगा। वो ये कह रहे हैं संभल में जो दंगा हुआ सारे दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, चाचा कह रहे हैं, ये तो चाचा कह रहे हैं। चाचा, अरे तो अखिलेश यादव ने तो लखनऊ में जो एक राजेश मौर्य करके एक इंस्पेक्टर था प्रयागराज में, जिसकी हिरासत में अतीक अहमद की हत्या हुई थी, वो उनको एक शादी के फंक्शन में नजर आ गया तो गाड़ी से उतर के बोले तुम राजेश मौर्य हो ना, मेरी सरकार आने दो, मैं तुमको देख लूंगा। इमेजिन। तो इसका मतलब था तो इनकी तैयारी अच्छी चल रही है। और तो ये जो हमारे कांग्रेस वाले जो हैं वो वंदे मातरम का विरोध करके वो क्या कंपटीशन में आने का चाह रहे हैं अखिलेश बाबू के? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये बात सच है कि मुस्लिम वोट के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन कुछ इसमें दिल की बात भी है। मैं अक्सर कहता हूं, कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियां खराब थी, सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत खराब है। ये नीति और नीयत वाला बयान आपको याद होगा, बाद में भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। आप ये देखिए इस बात को। आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, अगर आपने देखा हो, जिसमें राजीव गांधी 1988 में प्रधानमंत्री के तौर पे सावरकर की जयंती में हिस्सा ले रहे हो, बड़े खुश। लता जी गा रही हैं और राजीव गांधी बड़े गदगद होकर बैठे। मैंने देखा। इंदिरा गांधी ने सावरकर पे पोस्टेज स्टैम्प जारी करके उनको सम्मानित किया था 1970 में। नेहरू जी ने यह कहा था कि मैं सावरकर को भारत रत्न इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि विवादास्पद हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उनकी उत्कृष्ट भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये नेहरू, इंदिरा और राजीव आपको नजर आ रहा है। यानी सावरकर से सारा प्रॉब्लम सोनिया, राहुल और प्रियंका था। सारे प्रॉब्लम केवल इन्हीं तीनों को। तो हां, मुस्लिम वोटों की चीज अपनी जगह है। मुस्लिम वोटों के लिए इस तरह की वंदे मातरम वाली बात हो रही है, लेकिन जो सोनिया गांधी हिंदी नहीं जानती, वो संस्कृत के छंद कब दूसरे से तीसरा पहुंच जाता है उनको समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कहते ना, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए, तो कुछ जिगर का खून भी उनका मिला हुआ है। हाँ, लेकिन वो बाकायदा हो गया है। आज तो अमित शाह भी सामने आ गए। अमित शाह ने सामने आके और पूरा जो बात, मैंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था कि भाई वंदे मातरम को इन्होंने पहले 1937 में डिवाइड किया, रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने भारत को डिवाइड किया और आज तक उसी लाइन पे कायम है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि हम तो नहीं करेंगे, हम तो गाएंगे। अरे तो भाई गा क्यों रहे हो? हमारे समाजवादी वाले तो गाते ही नहीं, तो इससे झंझट ही नहीं है, मत गाओ, कोई झंझट नहीं है। कोई आपका वो उसको कंपल्सरी किया गया है ऑफिशियल ओकेजन्स के लिए, उसको सीडब्ल्यूसी के लिए थोड़ी किया गया है। गाना बंद कर दो, लेकिन नहीं, हम नहीं गाएंगे। ये दिखा के कि भाई अब एफआईआर करो तुम लोग,
हमारे खिलाफ। शाबानो वाली स्टाइल में जाना चाहते हैं क्या? शाबानो मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? शाबानो मोमेंट तो रोज क्रिएट होता है कांग्रेस में, दैट इज नो बिग डील। एक तरफ जाके जयराम रमेश आके कहते हैं, जो इनकी पार्टी के सबसे बड़े चिंतक है, कहते हैं मैडम तो कुर्सी ढूंढ रही थी खड़गे जी के लिए। उसके बाद जब मैडम का वीडियो सामने आ जाता है, राहुल गांधी का वार्तालाप सामने आ जाता है, तो कह देते हैं हाँ नहीं गया, छोड़िए उसको। देखिए मैं आपको बताऊं, घूमता आईना पे मैंने 3 शो किए। 3 शो मैंने ये कहा कि मैं इस बात से बहुत अचंभित हूं कि कोई न्यूज चैनल, कोई अखबार, कोई यूट्यूबर इस बात को क्यों नहीं उठा रहा। पहला शो मैंने किया जब वंदे मातरम बिल पेश नहीं हुआ था। दूसरा शो मैंने किया जब वंदे मातरम बिल पेश हुआ। तीसरा शो मैंने किया जब वंदे मातरम बिल पास हुआ। और 3 बार मैंने कहा कि आई एम सरप्राइज्ड कि लोग इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जिनको जनगण मन से प्रॉब्लम है उनसे वंदे मातरम गवाया जाएगा, और नहीं गवाएंगे तो 3 साल जेल जाएंगे। और देखिए 3 साल क्यों रखा गया, 3 साल क्यों रखा गया इसको, क्योंकि 2 साल में सदस्यता चली जाती है। 2 साल में सदस्यता चली जाती है, 2 साल की जेल में, तो 3 साल रखा गया। तो या तो नहीं, बेटा 3 गाओगे साल या जेल जाओगे। ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे है, जो ओरिजिनल एक्ट है उसका जो सेक्शन 3 है, उसके सेक्शन 3 में 3 साल की सजा थी, लेकिन उसमें ठीक है, केवल वो इंदिरा नेशनल गांधी एंथम बना था। गई, इंदिरा गांधी बना गई, हाँ, इंदिरा गांधी बना गई, लेकिन जब आपने उसका संशोधन किया तो आपने उसको संशोधन केवल बरकरार इतना ही रखा तो 3 किया साल। कि नेशनल एंथम के साथ नेशनल सॉन्ग ऐड कर दिया। नेशनल सॉन्ग कर दिया। और उसको अच्छा, अभी देखिए, अब ये हर जगह बवाल होगा। आपको याद है तमिलनाडु की असेंबली में ये हो गया था कि साहब पहले तमिल सॉन्ग गाया जाएगा, पहले स्टेट सॉन्ग गाया जाएगा, वंदे मातरम बाद में गाया जाएगा। अब वो भी अपमान हो जाएगा, वो भी अपमान। अरे साहब सदस्यता चली जाएगी, सोचिए आप। ये ऑफ कोर्स मैं इसको 3 बार मैंने वार्न किया था कि साहब ये बहुत बड़ा जाल बिछाया गया। पहली बात ये पॉलिटिशियंस के लिए। दूसरी बात देखिए आप, इसको 3 हिस्से में कहता हूं। पॉलिटिशियंस के लिए तो जाल हो गया, एक आम मुसलमान को तो आपने सामने जीवन मरण की चुनौती रख दी कि या तो जैसे किसी जमाने में लोग बचपन में कहते थे हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो तुमने तो उसको कानून बना दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब देखिए वो अभी जब ये इमरान मसूद इसका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, नहीं गाऊंगा वंदे मातरम, खड़ा हो जाऊंगा। ये उनको मालूम था कि खड़ा हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा वरना जेल जाऊंगा। वरना जेल जाऊंगा। तो भाई ठीक है, बहुत लोगों को जनगण मन भी नहीं आता, खड़े वो हो जाते हैं, तो चलो खड़ा ही हो। इंदिरा सोनिया जी इसमें ज्यादा चली गई, 2 कदम आगे चली गई। उनका साहब 2 कारण से, एक तो वो मुस्लिम वोट, और दूसरे मैं मानता हूं कि उनके हृदय से विरोध का उद्घोष होता है। तीसरी बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम की हिस्ट्री देखो, तो वंदे मातरम की हिस्ट्री मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता दूं। वंदे मातरम जिस आनंद मठ से लिया गया था, बंकिम चंद्र ने उसको सन्यासी विद्रोह पे लिखा था, जो मेरे ख्याल से 1770 से 1800 तक चला, करीब 40 साल, 35-40 साल चला। लेकिन हमारे वामपंथी वंदे मातरम आनंद मठ में बाद में शामिल किया गया, लिखा था उन्होंने, उसके लाइनें बाद में शामिल की गई, सुनिए। लेकिन जिस सन्यासी विद्रोह की बात हो रही है, उस सन्यासी विद्रोह को हमारे यहाँ वामपंथी इतिहासकारों ने फकीर विद्रोह नाम दे दिया, उसको सेकुलर बना दिया। सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह। सब भाई देखिए, वंदे मातरम में आनंद मठ में उसके सरगना कौन थे, उनके लीडर कौन थे, गुरुजी। तो गुरुजी को मौलाना बना दिया, उसको फकीर विद्रोह बना दिया, सूफी बना दिया, संत को सूफी बना दिया। और आज ये कह रहे हैं कि साहब पहले उसको आपने सेकुलर बता दिया, और आज आप कह रहे हैं नहीं वो तो 1937 में तय हो गया था। तो भैया 1936-37 में तो फिर उसके बाद पाकिस्तान भी तय हो गया था ना। आज अमित शाह जो बात कह रहे थे हम सही कह रहे थे, कह रहे जब आपने वंदे मातरम को काटा था, जब वंदे मातरम का बहिष्कार किया था CWC की मीटिंग में, तभी तो पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। आज आप उस बात को दोहरा रहे हो। वो जिन्ना का जो जिन्ना को जो चिट्ठी कोट की जा रही है, उस जिन्ना की चिट्ठी में और भी चीजें हैं। मुझे लगता है इनको पूरी तरह से जिन्ना की चिट्ठी के ऊपर अमल कर देना चाहिए। और ये जो अजान वगैरह के विरुद्ध साहब की अजान जो है वो पूरे वॉल्यूम पे नहीं गा सकते, ये भी उसमें काउ स्लॉटर के ऊपर भी मांग है उसमें। और उसमें ये भी मांग है कि साहब की ये जो ट्राई कलर है इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो ये सारी मांगे मान लें, जब तो जिन्ना की मांगे माननी है तो ये भी मान लें, क्या दिक्कत क्या है। काउ स्लॉटर के लेके मांग मानी चुकी है कांग्रेस, शुरुआत से मांगती आई है, ऐसी कौन सी बात है। रही बात तिरंगे की, तो तिरंगे में तो गांधी जी उसमें यूनियन जैक ही लगा रहे थे।
आप भूल गए, वो तो उसमें ब्रिटिश झंडा मिला रहे थे। उन लोगों की चली होती तो तिरंगा नहीं, वो बहुरंगी झंडा होता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जिन्ना जितनी बातें कह रहे थे, कांग्रेस ने तब भी मान ली थी, आज भी मान रही है। इसीलिए आज नवाज शरीफ 2 हिंदुस्तानी डॉक्टरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। वो कौन से डॉक्टर्स हैं? एक डॉक्टर पटेल, एक और डॉक्टर थे, वो 2 डॉक्टर जिन्होंने जिन्ना की बीमारी छुपाई थी मरणोपरांत। अच्छा। हाँ, ये तो बनता है, पूरी तरह से हाँ, बनता है। उनका कहना है कि उन डॉक्टर्स ने जिन्ना की बीमारी को छुपाई है। ये घोषणा आज ही हुई है। उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने जिन्ना की बीमारी की बात छुपाकर पाकिस्तान की परिकल्पना को जमीन पर उतरवाने में मदद की। बिल्कुल, ये तो बनता है, पूरी तरह से बनता है, नहीं, ये गलत पूरी तरह बात से है ना। बनता है। अगर वो 2 डॉक्टर को दे रहे हो तो फिर तुम गांधी को क्यों नहीं दे रहे हो, नेहरू को क्यों नहीं दे रहे हो? सबको दो ना, कायदे से दो। अगर पाकिस्तान बनाने के लिए ये अवार्ड मिल रहा है तो फिर सबको दो ना। गांधी को तो पूरा बनता है भाई, गांधी का तो। आपने वो लोहिया की किताब पढ़ी है? क्या वो विभाजन के क्या है, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, विभाजन के दोषी, विभाजन के विभाजन दोषी, के दोषी नहीं, कुछ और है या विभाजन नहीं, विभाजन के मैं बता रहा हूँ शायद आपको, गुनहगार है या कुछ है इस तरह से। विभाजन के गुनहगार, इस तरह कुछ है। यस। तो वो विभाजन के गुनहगार में कह रहे हैं कि अगर गांधी जी बिन बुलाए, उनको आमंत्रित भी नहीं थे वो तो, उनका नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा ये एआईसीसी की मीटिंग में तो दिल टूट जाएगा नेहरू का, नेहरू का दिल टूट जाएगा। आपको याद हो कि माउंटबेटन प्लान प्रकाशित हुआ 3 जून को, और फिर शायद 15 और 16 जून को इनकी मीटिंग थी। उसके पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इन्होंने पार्टीशन प्लान, माउंटबेटन प्लान स्वीकार कर लिया था। फिर 15 और 16 को एआईसीसी की मीटिंग थी आपके शहर में, प्रयागराज में, तब इलाहाबाद। उसका पूरा वृत्तांत आता है उस पुस्तक में। कहते हैं कि कैसे शुरू में जब 15 तारीख को शुरू हुआ तो पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने पूरा माहौल ही पलट दिया, माहौल पलट दिया, और ये तय हो गया कि एआईसीसी में तो पास नहीं हो सकता ये। तो अगले दिन गांधी जी को ले आए नेहरू जी, और नेहरू जी को गांधी जी ने कहा, अच्छा अरे भाई सीडब्ल्यूसी का अपमान करोगे क्या तुम लोग, और कुछ कर करा के उनको पास नहीं, करवा दिया। देखिए ऐसा है, उस जमाने में, जी पीडी टंडन साहब की बात कर रहे हैं, खान साहब की बात कर रहे हैं, उस जमाने में जितने लोग थे, पटेल जी को देख लीजिए, उस जमाने में कांग्रेस में जितने लोग थे सब नेहरू पे भारी थे, सब नेहरू पे भारी थे। अगर गांधी को इसीलिए मैं कहता हूं ना, गांधी ने एकदम एक ऐसे आदमी को सर्वोच्च पद पे बैठा दिया। आप खुद सोचे, जब 15 कांग्रेस कमेटी से वोट मांगा गया तो नेहरू को एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। Not even one committee was ready to see him as prime minister. तो मतलब इस देश में लोकतंत्र की नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जब शून्य वोट पाए हुए आदमी। एक्चुअली राहुल गांधी की सारी हिम्मत यहीं से आती है। वो कहता है वोट तो चाचा हमारे पन्नाना को भी नहीं मिला था, इसका क्या मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? वो कहता है हमारे पन्नाना को तो एक भी वोट नहीं मिला, तो बने कि नहीं बने, हमको बनाओ। तो आज तो, कल तो उन्होंने घोषणा कर दी ना कि ये सरकार जा रही है, गई, बाय बाय टाटा, खत्म। वो कितनी बार कर चुके हैं वो बात अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। कई बार कर चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं। अजय, ट्रम्प साहब भी इतने दिनों तक मोदी से मजा ले रहे थे, हर जगह जाते थे कहते थे मैंने युद्ध रुकवा दिया। अब वो राहुल गांधी से मजा लेने लगे हैं, कहते हैं ज्ञानेश कुमार ने बड़ा काम कर दिया। अब उनका जो दूत है वो कह रहा है कि हम तो साहब नई एडवाइजरी जारी करके लोगों से कहेंगे कश्मीर घूमो, कश्मीर कितना बढ़िया हो गया। आप सोचिए, मतलब अब वो जिससे ऐसे लगा कांग्रेस से मजा लेने के मूड में आ गए। देखिए, जब मैं तो कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, बड़ा गार्डेड बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी अमेरिका में दिन हुआ है, तो अभी मैं सो जाऊंगा, रात में पता नहीं कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, कोई डिनायल आ जाएगा, कोई कुछ कि नहीं इसका ये मतलब था, उसका वो मतलब था, ऐसा कुछ आ जाएगा। कुछ भी नहीं आया,
ट्रम्प अंकल जो है वो सर्जियो गोर से बात करके उनसे मिली कुश्ती खेल रहे हैं। कल मैंने अभी अपने और वीडियो में यही पाकिस्तान कहा था और कि पाकिस्तान ने उनके ट्रम्प जो कह रहे हैं उस पर बहुत खुश मत होइएगा, आदत डाल लीजिए, ट्रम्प की बात का ना बुरा मानिए ना उनकी बात का भला मानिए। वो बात आज देखिए, ईरान ने कहा है, ईरान का आज आधिकारिक बयान है कि एक टैक्सी ड्राइवर की विश्वसनीयता डोनाल्ड ट्रम्प से ज्यादा है। आज अभी थोड़ी देर पहले ईरान का बयान आया है। नहीं, मैं तो देखिए इसीलिए जब सर्जियो गोर की बात आई ना तो मैंने उसके ऊपर मैं बड़ा गार्डेड था। मैंने कहा ये कितने दिन चले, कितनी देर तक चलेगा ये बयान, कितनी देर तक कायम रहेगा? तो वो हो सकता है हम अभी सो जाएँ 1 बजे रात में कोई बयान आ जाए, 3 बजे रात में कोई बयान आ जाए, क्योंकि वो जब तक सोएगा तब तक हमारे यहाँ समझ लीजिए कि 9 बजे दिन तक तो चलता ही है। जब हमारे यहाँ 9 बजे दिन होता है तो उनमें आपको साढ़े क्या 11 बजे रात लगता है होती है। कि ट्रम्प के इस बदले हुए रुख का आप क्या कारण देखते हैं? आप जरा बताएं। ट्रम्प साहब एकदम से पाकिस्तान से नाराज क्यों हो गए? आपने देखा होगा उसे नहीं, कोई नाराज नहीं होंगे। खर्चे का ऑडिट करा रहे हैं, कश्मीर को भारत का बता रहे हैं। इसका कारण क्या? कोई कारण नहीं है। नहीं, हम बता कोई रहे हैं, कारण नहीं कारण है, देखिए, मैं जो देखता, मैं जो कारण सुन लीजिए देखता मेरी हूँ। बात, मेरी सुन लीजिए। मेरा जो ट्रम्प का है वो तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि भाई सवेरे जो है वो दाहिनी तरफ से उतरा है वो बेड से यस या बाईं यस तरफ यस से यस, उतरा है। मूड ऑफ द इतना डे, ही होता है उसका। मूड ऑफ द डे। हाँ, लेकिन मूड ट्रम्प का मूड ऑफ द डे बिगड़ा भी क्यों, इसको समझिए। ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बने हैं, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका क्रेडिट वो लेते हैं। ये मैंने समझौता करा दिया, वो युद्ध मैंने रुकवा दिया, वहां पे सूरज निकलवा दिया, वहां पे चांद डुबा दिया, हर चीज की वो श्रेय लेते हैं। ये पहली बार मक्का पैक्ट ऐसा हुआ है जिसमें ट्रम्प की कोई भूमिका नहीं। ट्रम्प को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ट्रम्प को ये चीज डाइजेस्ट उसने नहीं हो उसको रही। भी बधाई दी है। हाँ ठीक है, बधाई नहीं देगा तो क्या करेगा भाई? बधाई नहीं देगा तो क्या करेगा? लेकिन उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मेरे बगैर भी कुछ हो सकता है। मेरे बगैर साहब एक नया नेटो तैयार हो रहा है, इस्लामिक नेटो, और किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रम्प साहब ने बनवा दिया, किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं कहा। आपको आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प और ज्यादा इस मुद्दे पे एग्रेसिव नजर आएंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलिए आपका प्रेडिक्शन देख लेंगे। बाकी मैं ट्रम्प को जो है डिकोड करने के प्रयास सारे छोड़ चुका हूँ। यस बहुत यस यस। बहुत मैंने मैं आपको डिकोड किया उसको। एक किस्सा बताऊं, मैं आपको, सुनिए। एक मायावती के एक बड़े खास अधिकारी थे, सीनियर आईएएस, मेरे बड़े मित्र हुआ करते थे। मायावती मुख्यमंत्री थी तो सब बड़े बहुत ही मुंह लगे हुए थे। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मायावती तक एकदम ऐसी एक्सेस थी। एक दिन खबर आई कि साहब वो सस्पेंड हो गए। तो चांस की बात था, मैं लखनऊ में था, उनके घर गया। हमने साहब क्या हो गया ये आपको? मायावती, तो उन्होंने कहा अनुपम जी आपको क्या लगता है मुझे मैडम ने क्यों सस्पेंड किया? तो मैंने एक कारण बताया, दूसरा कारण बताया, तीसरा कारण, नहीं सब सारे कारण गलत। तो हमने कहा आप ही बताइए साहब, सस्पेंड आप हुए, आप ही बताइए कि क्यों सस्पेंड किया इतने सीनियर आईएएस? कुछ नहीं, सोचते होंगे सत्ता में मतलब गद्दी पे ऐसा लगता है, देंगे सस्पेंड होके कैसा लगता, मन किया करते। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। तो मैं आप बताऊंगा ये आपको, उस बताएं अधिकारी का नाम बताऊंगा, उसको सब जानते हैं। सरदार जी। You guessed right. कल एक मैडम जेन जी, आज पता चला कि उनकी उम्र 43 इयर्स है। हाँ, मैंने कल 37-38 साल बोला था अपने टीवी पे, देखिए 43 दिन निकल गए। मैं बाद में मुझको कई लोगों ने कहा आप ऐसे बोल रहे थे। मैं कहा था ये 35-37 साल की महिला अपने को जनजल्दी बता रही है, 2 बच्चे गाड़ी में छोड़ के आई है, ऊपर से गलत अंग्रेजी बोल रही है, और फौजियों से लड़े हुए। उसका क्या हुआ उस मामले का? उसकी कुछ गिरफ्तारी हुई नहीं हुई है? उसको कुछ डांट वाट पड़ी कि नहीं पड़ी? क्योंकि पता अभी नहीं, तक तो हमने यही देखा आज कि तो लोग माफी पहले मांग वीडियो रही में है आके वो। बकैती करते फिर माफी मांगते हैं। आज तो माफी मांग रही है वो। मांग रही है। हम्म। ये तो बड़ा जैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया, पहले गाली बको फिर माफी मांगो। ये तो मतलब एसओपी हो गया साहब, बताइए, हद हो गई। तो जो लग रहा है सोशल मीडिया का एसओपी हो गया, पहले आके गाली बको फिर माफी मांगो। आज माफी मांग रही है। वो फॉरवर्ड एरिया में है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इस तरह का मूवमेंट, कोई बहुत सारे
क्लासिफाइड सीक्रेट मूवमेंट होते हैं आर्मी के, तो उस टाइम पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और ये तो जो जोजिला वाला मामला था, जोजिला वैसे भी आपको पता है कि जोजिला की जो चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है, ये रास्ता, ये जो जगह है, ये है मीना मर्ग। ये मीना मीना मर्ग मार्ग पे तो बाकायदा वो वेदर प्रोजेक्शन भी आ गया था कि साहब बहुत खराब रहेगा। तो मीना मर्ग जो है, वो आप जब इधर से आते हैं द्रास की तरफ से, कारगिल द्रास, और द्रास से जब जोजिला की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है, वो एक जगह है, वहां पे चेक पोस्ट बनी हुई है, वहां पे रोका हुआ था फॉर गुड रीजन। ऐसे थोड़ी कि साहब कि जब चाहे तब वो रोक देते हैं। लेकिन साहब हमारी हिप्पो मैडम जो थी वो चालू हो गई, मैं जेनजी हूँ, नहीं जेनजी। अंग्रेजी में, गलत अंग्रेजी में, अंग्रेजी में वो भी गलत अंग्रेजी में। ये क्या बात हुई कि जेनजी के लिए अंग्रेजी सही बोलना जरूरी है? नहीं, हाँ? किसी के लिए अंग्रेजी बोलना ही जरूरी नहीं, भारत में सबको, कानपुर भारत में इलाहाबाद हिंदी वाले जो सबको समझ में बकैती आती है। करते हैं, और मजेदार बात सुनिए, देखिए कि एक ने ये भी पोस्ट कर दिया, एक चैनल ने, कि वहां पे उसे रोका इसलिए गया था क्योंकि आगे के रास्ते पे चीन का कब्जा हो गया था। मैं तो एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, जो कानपुर इलाहाबाद वाले बकैती करते हैं अंग्रेजी में, तो सही अंग्रेजी बोलते हैं क्या? मैं समझ नहीं पाया किसके लिए क्या कह रहे हैं आप। मैं कानपुर और इलाहाबाद वालों के लिए कह रहा हूँ, बकैती के लिए यही विख्यात है। नहीं, बकैती करने के लिए अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है। बकैती इस तरह वही होती तो है, है, फिर आप उनको कह रहे सुनी हैं नहीं अंग्रेजी आपने सही क्यों नहीं प्रयागराज की बोलते? बकैती सुनी नहीं, इलाहाबाद की, मार देव गोली कोई ना बोली, मार देव बम हुई जाओ खत्म, ये सब इसके लिए अंग्रेजी की क्या जरूरत है? हाँ। तो फिर क्यों आप जो है वो उसकी अंग्रेजी पे आक्षेप कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा यानी अपना मानना है, देखिए मेरे मानना मेरा है जहां देखिए, पे हिप्पो हिप्पो अंग्रेजी बोलता है क्या? हिप्पो अंग्रेजी बोलता है क्या? आपको महिला हिप्पोपोटामस नजर आ रही थी, आप ये कहना चाह रहे उसका अंदाज कुछ ऐसा ही था। लेकिन लेट अस नॉट बी सेक्सिस्ट अबाउट दिस, अभी हम लोगों को दूसरा आरोप लग सेक्सिस्ट जाएगा। क्या हाँ। मेल हिप्पो नहीं होता? तो आपको महिला पुरुष भी नजर आ रही थी। वो तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाली बात है। जेन जी, उसने कहा जेन जी, उसने ये थोड़ी कहा मैं पुरुष हूँ, महिला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जेन जी, हिप्पो जेन जी, ये तो आप हमारे ऊपर नाहक आक्षेप कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो अब आप बताएं साहब कि आपके वो योगी जी को घेर नहीं पा रहे हैं। अब तो उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि पीडीए में इतने लोगों ने इतनी इतनी सीटें मांगी हैं। वो क्या बोलते हैं, माइंड गेम खेलना शुरू कर दिए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि पीडीए में इन इन दलों ने योगी जी से इतनी इतनी सीटें मांगी। कोई जरा ध्यान से देखें और कोई जरा पूछे कि 2022 में जिन दलों का उन्होंने नाम लिया, ये सारे दल अखिलेश के साथ थे। पूछा तो ये जाना चाहिए कि पिछला चुनाव ये सब आपके साथ लड़ रहे थे, आज आपके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। पूछा ये भी जाना चाहिए कि जब इतने दलों को लेकर आप 111 सीट पाए, तो इन सारे दलों से अलग जाके आप कितनी सीट पाए। 73 सीटें उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी ने मांगी है। मुझे लगता है कि 73 सीटें तो, जिनको जाट की सीटें कहते हैं, वो तो 73 मेरे ख्याल से वो तो 30 से ज्यादा है नहीं। 2 सीटों पर संतुष्ट हो गए थे वो, तो 2 के हिसाब से तो 2 इंटू 5 10 बनती है। नहीं नहीं, वो समझिए, बात ये नहीं, इसका तरीका ये है कि आप कह दीजिए कि जयंत चौधरी ने 73 सीट मांगी, उनके समर्थक उत्साहित हो जाएंगे, जयंत चौधरी पे दबाव हो जाएगा कि अब आप और ज्यादा सीटें मांगिए। फिर जब आपको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी तो कहने को होगा कि साहब जयंत चौधरी को लेट डाउन कर दिया गया। इट्स अ वेरी क्लासिकल मूव, इट्स अ गुड मूव इन फैक्ट। थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा लिमिट में रखते हैं ना। हाँ, तो क्या मतलब है वो वो अविश्वसनीय हो गया मामला। हाँ, वो जो है वो परिहास का कारण बन गया कि भैया 73 सीट उनको, किसको 31 सीट किसको दिलवा रहे हैं? राजभर को शायद नहीं, ज्यादा और दिलवा दे। एग्जैक्ट उनकी पोस्ट देखी थी मैंने अखिलेश जी की, तो कुल मिला के 150 सीटें जो है वो बाकियों को दिलवा रहे हैं। चलो, संजय निषाद तो वैसे ही मांगते रहते हैं, मतलब उनकी बस चले तो 100 सीटें ले लें। लेकिन अखिलेश जी किसको कितनी कितनी दे रहे हैं? उनके साथ है कौन, किसको देना है? फिर से कांग्रेस गिना है दे रहा हूं उनका। आपको। संजय निषाद हाँ, पहले उनके साथ, सुनिए, संजय निषाद पहले उनके साथ थे, आज एनडीए में है।
जयंत चौधरी उनके साथ थे, आज एनडीए में हैं। ये क्या नाम है, राजभर पहले उनके साथ थे, आज एनडीए में हैं। ये अपना दल कमेरावादी उनके साथ थे, आज उनके खिलाफ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ थे, उनके विरोध में। उनके साथ है कौन? उन्हें वोट देना, उन्हें सीट देनी किसको है भाई? कांग्रेस को देनी है ना साहब। बस सारा मामला वहीं फंस रहा है। और कल आपने आशू मलिक और इमरान मसूद का वीडियो देखा? हाँ। मंच पे सिर्फ पटका पटकी नहीं हुई, लड़ाई हो रही थी और डीएम साहब तमाशा देख रहे थे। तो डीएम साहब क्या करें साहब? विपक्ष के दो लोग आपस में लड़ रहे, डीएम साहब क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डीएम का काम है भाई। अरे तो पटका पटकी थोड़ी ना हो रही थी, वो रह गई ना। ये ठीक नहीं है। पहले जमाने में ठीक था। पहले जमाने में एमपी को नहीं दी जाती थी अध्यक्षता, जो है सब में डीएम करता था। शिवपाल यादव का एक अध्यक्षता जो पुराना वीडियो भी चल रहा है संजय सर, हम्म, जिसमें कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में से गुंडे, व्याभिचारी और डकैत और लुटेरे बचे और कोई नहीं बचा। और ये वीडियो केवल 2022 के चुनाव का है, 2022 के चुनाव का है। जस्ट पहले का। भाई 24 में जीते हुए हैं। देखिए तो 24 की जीत की खुमारी तो रहेगी ना। कब तक, कितना लंबा टाइम हुआ, कुछ ज्यादा थोड़ी हुआ है। 2 साल पहले इतनी बड़ी जीत हुई है। गठबंधन 45 सीटें जीत के आया है। नहीं, ये बात सच है कि मुलायम सिंह ने अपने जीवन काल में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया वो 36 सीट का था। अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती 2024 में। ये बात सच है। ये बात सच है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें माइनस हुई, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन में पहली बार बहुमत रुक गया। ये पहला इकलौता चुनाव है नरेंद्र मोदी का जिसको वो लड़े हैं, जिसमें उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, या मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे। और जितनी सीटों से नहीं मिला बहुमत, जितनी सीटों से बहुमत रुका, उतनी सीटें यूपी में माइनस हुई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। दिल्ली का रास्ता वाकई लखनऊ होकर जाता है। तो चलिए आज छोटा रखते हैं इसको, यहीं पर बंद करेंगे। सभी दर्शकों को संजय बहुत सर बहुत छोटा धन्यवाद। रख रहे हैं इस प्रोग्राम को क्योंकि आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल। मैं तबीयत बड़ी अच्छी नहीं रहती थी। नॉर्मली ये 1.25 घंटा चलता है, जिन्होंने इसको आधे घंटे पे वाइंड अप किया, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि मुझे अपने चैनल पे लोकतंत्र का नृत्य करने में 15 मिनट में चक्कर आने लगता है, तबीयत खराब लगती है। संजय सर के साथ आधा घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये मुझसे क्या भी रहते हैं, आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आपकी तबीयत बिगड़ती है, आप वो प्रोग्राम अवॉइड कर रहे हैं जिसमें आप प्रसन्न रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।